नमस्कार दोस्तों, VN स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं विज्ञान का एक और सेट लेकर आया हूं जिसमें 20 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे डिटेल वाइज। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला प्रश्न है, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? पिच का मतलब हुआ तारत्व। तो ध्वनि का तारत्व जो है, यानी कि ध्वनि जो है पतला या मोटा, किसके कारण होता है? तो पिच के कारण होता है। तो ध्वनि की पिच जो है यानी तारत्व जो है वो किस पर निर्भर करेगा? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति पर निर्भर करेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? तो देखिए, बॉर्डर लाइन जो तत्व होते हैं वो होते हैं बोरॉन होते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी, टेल्यूरियम, टेल्यूरियम होता है, टेल्यूरियम, पोलोनियम, पोलोनियम, और एस्टाटिन होता है, एस्टाटिन। तो ये सभी जो है वो बॉर्डर लाइन तत्व हैं। तो प्रश्न में कह रहा है कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? तो पोलोनियम तो है, सिलिकॉन भी है और बोरॉन भी है, यानी कि बिस्मथ जो है वो बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। बॉर्डर लाइन तत्व जो है वो कौन कौन होते हैं वो मैंने बताया। और बॉर्डर लाइन तत्व किसे कहा जाता है? तो मेटेलॉइड्स को बॉर्डर लाइन तत्व कहा जाता है, क्योंकि वे धातुओं और गैर धातुओं दोनों के गुण वाले होते हैं और दोनों के बीच एक सीमा रेखा बनाते हैं। किसके किसके बीच? धातु और गैर धातु दोनों के बीच सीमा रेखा बनाते हैं, यानी कि दोनों गुण वाले होते हैं, इसलिए उसे बॉर्डर लाइन तत्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गति का पहला नियम किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो गति का पहला नियम जो है वो वेग और समय को दर्शाता है। किसको? ऑप्शन नंबर बी, वेग और समय को। देखिए, गति का समीकरण जो है वो गैलीलियो ने दिया था। कौन कौन समीकरण दिया था? तो v बराबर u प्लस ए टी। यह जो है वेग और समय को दर्शाता है, वेग और समय को दर्शाता है। v बराबर u प्लस ए टी या वेग और समय को दर्शाता है। दूसरा समीकरण था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। और यह जो है वो स्थिति और समय को दर्शाता है, स्थिति और समय को। एक समीकरण था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यह जो है वेग और स्थिति को दर्शाता है, वेग और स्थिति को दर्शाएगा। और चौथा समीकरण था एसेंथ, एसेंथ बराबर u प्लस ए बटा 2 इंटू 2n-1। यह जो है nवें सेकेंड में, nवें सेकेंड में तय की गई दूरी को बताता है। मतलब nवें सेकेंड में कितना दूरी तय किया गया है उसे बताएगा। तो गैलीलियो साहब ने ये 4 नियम दिए, जो कि गति का पहला नियम है और इसके बीच को दर्शाता है, संबंध के, वेग और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है v बराबर यू प्लस ए टी। और स्थिति और समय को दर्शाता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वेग और स्थिति को दर्शाता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और यह जो है nवें सेकेंड में तय की गई दूरी को बताता है। अगला प्रश्न है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। सभी जीन, अपने जीवन का आधा हिस्सा, अपने जीन का 1/4 हिस्सा, अपने जीन का 3/4 हिस्सा। तो देखिए, यौन प्रजनन में क्या होता है कि पुरुष जो है, पुरुष पुरुष जो है, पुरुष का 22 क्रोमोसोम और महिला का भी 22 क्रोमोसोम होता है। और प्लस पुरुष का XY होता है तो X, और महिला का X होता है दोनों, और पुरुष का XY होता है तो X लेंगे तो यहाँ पर क्या जन्म लेगा? X और X ये दोनों मिल जाएगा, तो यानी कि पुरुष का X और महिला का X मिलेगा तो ये लड़की जन्म लेगी, लड़की जन्म लेगी। और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि पुरुष का
22 क्रोमोसोम तो रहेगा ही, और महिला का भी 22 क्रोमोसोम रहेगा, महिला का भी रहेगा 22 क्रोमोसोम, और पुरुष में अब की बार वाई, और स्त्री में तो दोनों एक ही होता है, तो एक्स और वाई होगा तो ये लड़का जन्म लेगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, तो इसमें देखिए 22 पुरुष का भी योगदान हो रहा है और 22 महिला का भी, यानी कि अपने जीन का आधा हिस्सा जो है वो योगदान होता है माता पिता का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो देखिए इसमें से हाइड्रा जो है वो पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। हाइड्रा निडेरिया संघ का जंतु है। हाइड्रा कौन सा संघ का है? तो निडेरिया संघ का जंतु है, और इसमें प्रजनन की जो क्रिया है वो अलैंगिक जनन से होती है, तथा हाइड्रा में शरीर जो है अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, तो प्रत्येक भाग जो है वो वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है। यह भी अलैंगिक जनन की ही एक विधि होती है। यानी कि हाइड्रा को अगर टुकड़ों में विभक्त कर दिया जाए हाइड्रा को, तो प्रत्येक जो टुकड़ा है वह प्रत्येक भाग वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है। तो यही पूछ रहा है कि कौन सा जीव है जो पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो हाइड्रा। अगला प्रश्न है, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंबित सतह को पोल कहा जाता है, यानी ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाएगा? पोल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया? तो यह जो है यह नियम चार्ल्स कूलॉम साहब ने दिया। किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए में है चार्ल्स कूलॉम। तो दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम चार्ल्स कूलॉम ने दिया। देखिए कूलम ने अपने प्रयोग के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के लिए दो नियम प्रतिपादित किए। कौन कौन? तो पहला नियम उन्होंने दिया कि दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उनके आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब दो आवेश है, मान लीजिए कि एक आवेश Q1 है और एक Q2 है, तो दोनों को मतलब दोनों को नियंत्रित करने वाला, दोनों को आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला जो नियम है उसमें पहला है कि अ, दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उनके आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होता है। एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ समानुपाती बराबर हो जाएगा Q1 इंटू Q2। ये पहला नियम था। और दूसरा नियम उन्होंने दिया कि दो आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण का बल आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि एफ जो है एफ वो समानुपाती 1/r², यानी कि आर क्या है? तो दूरी है, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या? तो आवेशों के बीच जो आकर्षण या विकर्षण का बल है यानी एफ जो है वो उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन्होंने दो नियम दिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो पुरुष का जो मनुष्य का नर जनन तंत्र है वो निम्नलिखित अंगों का बना होता है। कौन कौन? तो देखिए एक तो हो गया वृषण, वृषण या फिर इसे बोल सकते हैं या वृषण कोश, वृषण कोश। एक होता है अधिवृषण, अधिवृषण। एक होता है शुक्रवाहिनियाँ, शुक्रवाहिनियाँ। एक होता है शुक्राशय। एक होता है मूत्रमार्ग, मूत्रमार्ग। और एक होता है शिश्न, शिश्न। और एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट या काउपर्स ग्रंथियाँ, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो मनुष्य में जो है मनुष्य का नर जनन तंत्र ये सब अंगों का बना होता है, लेकिन मनुष्य का जो प्राथमिक यौन अंग होता है वो होता है वृषण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं?
तो देखिए संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है? वे तत्व जिनमें आने वाला इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में आता है या जिन तत्वों का डी कक्षक आंशिक भरा हुआ रहता है उन्हें संक्रमण संक्रमण धातु कहते हैं, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। जैसे कि उसमें आता है कॉपर हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, चांदी हो गया, कैडमियम हो गया, सोना हो गया, Hg, पारा हो गया, etc। तो संक्रमण धातु में ये सब आएंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में आता है या फिर जिन तत्वों का डी कक्षक आंशिक भरा हुआ रहता है उन्हें संक्रमण धातु कहा जाता है। और देखिए वर्ग 3 से जो 11 तक में जो पाया जाता है तत्व, वर्ग कितना में, तो वर्ग 3 से 11 तक, 3 से 11 में पाई जाने वाली ए ब्लॉक के तत्व, ए ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं? तो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और संक्रमण तत्वों का उपयोग जो है वो मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है। और एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण धातु कहा जाता है। एफ ब्लॉक का जो तत्व होगा उसे क्या कहा जाएगा? आंतरिक संक्रमण धातु, आंतरिक संक्रमण धातु। तो सीधा सीधी ऐसे याद रखना है कि एफ ब्लॉक वाला जितना आएगा वो आंतरिक संक्रमण धातु कहलाएगा और डी ब्लॉक वाला जितना आएगा वो संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु कहलाता है। तो इनमें से देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? वह तत्व जिनके दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो अग्र मस्तिष्क को ही देखिए प्रमस्तिष्क बोला जाता है। अग्र मस्तिष्क को क्या बोला जाता है? प्रमस्तिष्क बोला जाता है। और यह जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अग्र मस्तिष्क को क्या बोला जाता है? प्रमस्तिष्क बोला जाता है। और यह जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। और मस्तिष्क से चिंतन हो गया या फिर स्मरण हो गया या फिर प्रेरणा हो गया या प्रेम हो गया, प्रेम, घृणा, भय, खुशी, कष्ट, ये सब जो है इसका केंद्र कौन होता है? तो प्रमस्तिष्क होता है। तो प्रश्न में कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो विचार यानी कि चिंतन, तो विचारों का संग्रह किस में होगा? प्रमस्तिष्क में, यानी कि अग्र मस्तिष्क में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? देखिए रिबन के जलने पर एक चमकदार सफ़ेद रोशनी उत्पन्न होती है और पाउडर जैसी राख, अर्थात जिसे MgO बोलते हैं। तो यह प्रतिक्रिया जो है एक अत्यधिक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है। कौन सा? तो मैग्नीशियम रिबन हवा में जब जलाया जाता है तो यह प्रतिक्रिया जो है वो ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है, अर्थात अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है, यानी कि Mg को किस में जलाया जाएगा? O2 में जब जलाया जाता है तो वह क्या उत्पन्न करेगा? तो यह उत्पन्न करेगा MgO और क्या? ऊर्जा उत्पन्न करेगा। इसे बैलेंस कर दीजिए, 2 इधर हो जाएगा और 2 इधर हो जाएगा, अब हो गया बैलेंस। तो यह प्रतिक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है और यह अत्यधिक ऊष्मा भी उत्पन्न करता है, यानी कि ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को और क्या बोला जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग जो है वो पेट की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। तो इन दोनों को जलाने पर, यानी मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने पर क्या प्राप्त हुआ हमें? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? तो देखिए यह जो है वो मेथेन होगा इसका सही आंसर। क्या उत्पन्न करेगा? तो मेथेन उत्पन्न करेगा। मेथेन जो होता है मेथेन जो है वो एल्केन श्रेणी का होता है। कौन सा श्रेणी का? एल्केन का। यह मेथेन जो है वो एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। और लैब में मेथेन को प्राप्त करने के लिए सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है।
लाइव में अगर मीथेन प्राप्त करना हो तो क्या किया जाता है कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन द्वारा गणित की किस शाखा का आविष्कार किया गया था? तो देखिए, न्यूटन द्वारा जो है वो कैलकुलस यानी कि गणना का आविष्कार किया गया था। और ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था यूक्लिड ने। यूक्लिड यूक्लिड। और अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा यानी कि फादर ऑफ अलजेब्रा कहा जाता है किसे? तो वो कहा जाता है ख्वारिज्मी को। ख्वारिज्मी को कहा जाता है फादर ऑफ अलजेब्रा। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? कैलकुलस यानी कि गणना। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो देखिए, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा तय दूरी का विस्थापन जो होगा वो शून्य होगा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, मान लिया कि ये पृथ्वी है और इसके चारों ओर चंद्रमा जो है वो चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा के वो फिर उसी स्थान पर आ रहा है, तो उसका जो विस्थापन होगा वो शून्य हो जाएगा। यानी कि कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर एफ एस होता है। तो एफ जो है, एफ इंटू एस जो है विस्थापन हो गया। तो विस्थापन तो यहाँ शून्य हो रहा है क्योंकि फिर उसी स्थान पर वापस आ जा रहा है, तो इसका विस्थापन शून्य है। तो शून्य से गुना करेंगे तो वो शून्य ही हो जाएगा, यानी कि कार्य जो हो गया वो शून्य हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गति के दूसरे समीकरण के द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? तो गति के दूसरे समीकरण द्वारा जो है वो स्थान और समय के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। तो गति के दूसरे नियम में दूसरे समीकरण के द्वारा स्थान और समय के बीच संबंध को दर्शाया जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो CO2 गैस को चूने के पानी में या उसके ऊपर से अगर गुजारा जाता है तो यह जो है कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दूधिया हो जाती है। यानी कि कैल्शियम जो है, कैल्शियम CaOH ऑल टू प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O। तो देखिए, कैल्शियम यानी कि CO2 को गैस को चूने के पानी में अगर गुजारा जाता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के बनने का कारण क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। और क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्विक, अगर पूछ दिया जाए कि क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो यह है CaCO। यह क्विक लाइम का सूत्र है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? बुझा हुआ चूना। तो इसमें से कह रहा है कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ट्रायड्स में यानी ट्रायड रूल में कौन सा एक डोबेरनर ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए, ट्रायड रूल क्या है यानी कि त्रिक नियम क्या है? ट्रायड रूल यानी ट्रायड रूल का हिंदी त्रिक नियम हुआ। तो त्रिक नियम क्या कहता है कि प्रत्येक त्रिक में बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के लगभग बराबर होता है। जैसे लिथियम है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, लिथियम जो है, लिथियम का परमाणु भार कितना होगा? लिथियम का परमाणु भार 7 होता है। और सोडियम का कितना होता है? तो सोडियम का होता है 23 और पोटेशियम का होता है 39। तो त्रिक नियम के अनुसार कहा गया है कि अगर बीच वाला यानी प्रत्येक त्रिक में बीच वाले तत्व का, यानी सोडियम है इसमें बीच में, बीच वाले तत्व का परमाणु भार, इसका जो परमाणु भार है यानी 23, शेष दोनों तत्वों के, शेष दोनों तत्व ये दोनों हुआ लिथियम और पोटेशियम, तो शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के लगभग बराबर होता है। जैसे ये दोनों का औसत निकालिए कितना होगा? 7 प्लस 39 और इसका औसत निकाल दीजिए बटा 2, तो हो जाएगा 46 बटा 2 यानी कि 23। तो 23 देखिए ये बीच वाला का हो गया परमाणु भार। तो प्रत्येक त्रिक में बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के लगभग बराबर होता है। यही त्रिक नियम में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सही है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान, मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। देखिए, मानव की अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन है? तो एक तो हो गया पीयूष ग्रंथि हो गया, पीयूष ग्रंथि हो गया। एक हो गया थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि हो गया। एक हो गया अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि।
जिसे एड्रिनल ग्लैंड बोला जाता है। एक हो गया पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। एक हो गया थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। और एक हो गया पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। ये सभी ग्रंथि जो है वो मनुष्य का अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। तो प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से कौन जो है मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो देखिए सिर अधिवृक्क ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि भी है और शीर्ष ग्रंथि भी है। तो इनमें तीनों है। शीर्ष ग्रंथि को ही बोला जाता है पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि यानी कि शीर्ष ग्रंथि से ही बोला जाता है, शीर्ष ग्रंथि। तो इनमें से यकृत जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यकृत जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला प्रश्न है, पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो उसे जो है वो स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। स्टार्च जो है वो क्या होता है, तो स्टार्च जो है वो पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, सेकेराइड्स होता है। स्टार्च क्या होता है, तो पॉलीसेकेराइड्स होता है। और पॉलीसेकेराइड्स जल में जो है वो अघुलनशील होते हैं। ये जो पॉलीसेकेराइड है ये जल में क्या होंगे, अघुलनशील, यानी नहीं घुलने वाला, अघुलनशील होता है। और यह मुख्यतः जो है पौधों में पाया जाता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड आवश्यकता पड़ने पर जल अपघटन द्वारा किस में विघटित हो जाता है, ग्लूकोज में भी विघटित हो जाता है। अगर आवश्यकता पड़ा तो यह ग्लूकोज में विघटित हो जाता है, ग्लूकोज में। पॉलीसेकेराइड का उदाहरण कौन कौन है, जैसे मंड हो गया जिसे स्टार्च बोला जाता है, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया, ये सभी जो है वो पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है। आज का अंतिम प्रश्न है, कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है। तो यह होता है जीवाणु। यह जो है सभी जगह निवास कर सकता है, गर्म पानी के कुंड में भी, गहरे समुद्र में भी, और तप्त कंदराओं यानी कि पहाड़ियों में भी, और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जगह पर ये जो है जीवाणु जीवन यापन कर सकता है। तो दोस्तों आज यहीं तक। आज का ये सेशन आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये सभी जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये सब। और ये एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ जेई के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।